हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि परमार और एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट की आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप सैलरीड पर्सन हो और आपका ITR 1 मीन्स इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म 1 आप भरना चाहते हो तो वो आप कैसे भर पाओगे। तो दोस्तों, ये वीडियो में कई सारी डिटेल हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप किए बिना देखना, तो आप पूरी तरीके से समझ पाओगे कि आप खुद से इनकम टैक्स रिटर्न और खास तौर पे सैलरीड पर्सन का रिटर्न कैसे फाइल कर पाओगे। तो दोस्तों, इसके लिए पहले तो आपको जाना पड़ेगा इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है उस पर जाना पड़ेगा, जो है incometax.gov.in। जैसे ही आप वेबसाइट को लॉन्च करोगे वहां पे आपको राइट साइड पे ऊपर पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपको आपका जो भी पैन नंबर है वो यूजर आईडी में एंटर करना पड़ेगा, देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी आपने पासवर्ड दे रखा है रजिस्ट्रेशन के वक्त वो पासवर्ड प्रोवाइड करना है और ऊपर वाला जो सिक्योर एक्सेस मैसेज वाला जो चेक बॉक्स है उसे टिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे आपको ई फाइल वाला जो दूसरा ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। वहां से आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स वाला ऑप्शन मिलेगा और उसके अंदर आपको व्यू फॉर्म 26 AS का ऑप्शन भी मिलेगा। दोस्तों, फॉर्म 26 आपके लिए एक तरह का वेरिफिकेशन है। आपको ऑलरेडी आपके एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 अगर प्रोवाइड किया होगा तो उसमें सारी TDS की डिटेल होगी, तो वो TDS की डिटेल आपको वेरीफाई करनी है, तो वो आप फॉर्म 26 AS से कर पाओगे। साथ ही साथ सैलरी के अलावा भी आपको किसी तरह की पेमेंट हुई है और उस पर भी TDS काटा गया है तो वो भी आपको फॉर्म 26 AS में नजर आएगा। तो सिंपली आपको व्यू फॉर्म 26 AS पे क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको बोला जाएगा कि अब आपको TDS CPC की जो वेबसाइट है उसके ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा। क्या आप कंफर्म करना चाहते हो तो आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे तो आप TDS CPSC की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आ जाओगे, जहां पे आपको एक चेक बॉक्स है, आई अग्री टू यूजेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर्म 1616A जनरेटेड फ्रॉम ट्रेसिस। ट्रेसिस से जो भी ये फॉर्म जनरेट होगे उसका मैं एक्सेप्टेंस देता हूं। ओके, तो वहां पे सिंपली प्रोसीड वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे आपको व्यू टैक्स क्रेडिट ब्रैकेट में फॉर्म 26 AS का ऑप्शन नजर आएगा, जहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो फॉर्म 26 AS से जुड़ा असेसमेंट ईयर और कौन से फॉर्म में आप उसे देखना चाहते हो वो दोनों चीज़ें आपको ड्रॉप डाउन मेनू से बतानी पड़ेगी। जैसे असेसमेंट ईयर होगा 2021-22 और आप SPML के तौर पे उसे देखना चाहोगे। ये करने के बाद आपको सिंपली व्यू डाउनलोड वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। नीचे जाओगे तो आपके TDS की सारी जो डिटेल है वो आपको नजर आएगी। जैसे TDS किस लिए काटा गया है, कौन से तरह का पेमेंट है जिसके लिए TDS काटी गई है, देन TDS काटने वाला कौन है तो वो आपको नेम ऑफ डिडक्टर में नजर आएगा, उसका जो टेन नंबर लिया होगा वो होगा। देन जो अमाउंट आपको क्रेडिट की गई होगी वो भी आपको बताई जाएगी और साथ ही साथ आपका जो TDS कटा है और जो डिपॉजिट हुआ है वो भी यहाँ पे बताया जाएगा। दोस्तों, कॉन्फिडेंशियल पर्पस से ये जो TDS की डिटेल है वो हमने हाइड कर दी है, तो आप यहाँ पे नहीं देख पाओगे, अदरवाइज ये TDS की सारी डिटेल आप देख पाओगे। देन सिंपली आपको स्क्रॉल अप करना है और वहीं पे आप व्यू डाउनलोड वाला जो ऑप्शन है उसके बाजू में आप देख पाओगे एक्सपोर्ट एज PDF। वहां पे क्लिक करोगे तो आप ये पूरा जो फॉर्म है 26 AS उसे आप PDF के तौर पे डाउनलोड कर पाओगे। वहां पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद अगर आप उसको देखोगे तो उसमें चीज़ें कुछ ऐसे नज़र आएगी, जहाँ पे जिसका भी TDS कटा है या जिसका भी ये फॉर्म 26 AS है उनका पैन नंबर होगा, देन कौन से ईयर के लिए ये डिटेल है, देन SSC का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आएगी। साथ ही साथ आप नीचे देखोगे तो वहाँ पे आपको नेम ऑफ डिडक्टर भी मेंशन होगा, वैसे हमने यहाँ पे निकाल दिया है।
देन उनका टेन नंबर क्या है, कितनी अमाउंट क्रेडिट हुई है, सारी चीज़ें आपको नजर आएगी। देन सेक्शन में आपको बताया जाएगा कि कौन सी सेक्शन के मुताबिक आपका टीडीएस काटा गया है। तो वो है यहाँ पे 192। देन ट्रांजेक्शन डेट, बुकिंग डेट ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिंपली देखना है कि अमाउंट कितनी क्रेडिट हुई है, वो टोटल वैल्यू देखनी है, और टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है और डिपॉजिट हुआ है, वो दोनों वैल्यू आपको देख लेनी है। जो डिडक्ट हुआ है और डिपॉजिट हुआ है वही आपका टीडीएस है। ओके, नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे आप तो आपको पूरा फॉर्म ऐसे कुछ नजर आएगा, जहाँ पे और भी कई डिटेल होगी आपकी, तो वो आपको रिफ्लेक्ट की जाएगी। थोड़ा नीचे आओगे तो जो भी तरह का मीन्स आपका पेमेंट है और उससे आपका टीडीएस काटा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग सेक्शन भी बताई गई है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था 192 था, देखिए 192 सेक्शन है, तो 192 अगर आप देखोगे तो उसके सामने लिखा है सैलरी, तो मीन्स सैलरी का जो पेमेंट हुआ है उस पे आपकी टीडीएस काटी गई है। वैसे ही कई सारे पेमेंट है जिस पे टीडीएस काटी जाती है, तो वो सेक्शन के मुताबिक आप देख सकते हो। देन सिंपली आपको फिर से पोर्टल पे आना है और आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर प्रोवाइड करना है जो है 2021-22। देन नीचे कोई और डिटेल आपको प्रोवाइड नहीं करनी है, सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। मोड ऑफ फाइलिंग रहेगा ऑनलाइन, ऑनलाइन चूज करना है, देन प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपको स्क्रीन पे ऐसा कुछ नजर आएगा, जहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपने सेव ड्राफ्ट करके पहले से रखा हुआ है तो वो यहाँ पे नजर आएगा, उसे आप रिज्यूम कर पाओगे। मीन्स आगे कभी आपने रिटर्न फाइल करना ट्राई किया है और कुछ दिक्कत की वजह से आपने रिटर्न आधा ही छोड़ दिया, कई सारी डिटेल कंफर्म भी कर दी और आधा छोड़ दिया था, तो वो आधा रिटर्न ड्राफ्ट के फॉर्म में यहाँ पे नजर आएगा, उससे आप रिज्यूम कर पाओगे। अदरवाइज आगे आपने ऐसा कोई ट्राई नहीं किया हुआ है तो सिंपली आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे आपको बताना पड़ेगा कि आप किसके लिए रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो वहां रहेगा इंडिविजुअल और आपको क्लिक करना है कंटिन्यू। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज पे आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सा आईटीआर फाइल करना चाहते हो, तो हमारे लिए सैलरीड पर्सन के लिए रहेगा आईटीआर 1। आईटीआर 1 चूज करना है और प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे आपको क्लिक करना है। आपको बताया जाएगा कि आईटीआर 1 किन के लिए है, 50 लाख से कम टोटल इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्सेज से कोई इनकम है उनकी, वैसे कई और सारी डिटेल भी आप नीचे पढ़ सकते हो, तो वो बताई जाएगी। आपको सिंपली लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। देन ये जो तीन ऑप्शन है जिसमें पहला बोला गया है कि आपकी बेसिक एग्जामेशन से ज़्यादा टैक्सेबल इनकम है, तो आपको वो वाला जो बटन है वो चूज करना है, अदरवाइज दूसरे दो आपको एप्लीकेबल है तो वो चूज करने हैं। हमारे केस में पहले वाला है, तो टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जामेशन लिमिट, ये चूज करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको बताया जाएगा कि इनकम टैक्स के पास आपकी जो भी डिटेल है अब तक प्रोवाइड की गई, वो डिटेल आपको प्रीफिल दी जाएगी। मीन्स अब आगे आप जो भी देखोगे वहाँ पे कई जगह पे जो आपका डेटा होगा वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, क्योंकि वो डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होगी। जैसे कुछ सैलरी के एग्जेम्पशन होंगे, कहीं पे आपने चैप्टर 6 में डिडक्शन क्लेम कर रखा होगा, तो वो सारी डिटेल ऑटो पॉपुलेट होगी, उसे सिर्फ आपको वेरीफाई करना है। क्योंकि आपने ऑलरेडी अगर फॉर्म 16 भी अवेल कर लिया है तो वो सारी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, तो वो यहाँ पे सिर्फ रिफ्लेक्ट होगी। अगर उसमें कोई चेंजेस है तो आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। तो सिंपली वो डेटा को वेरीफाई करना है और कुछ डेटा है जो आपको प्रोवाइड करना है, यहाँ पे सिंपली आपको ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पे कई सारे शेड्यूल आपको नजर आएंगे, जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ग्रॉस टोटल इनकम है, टोटल डिडक्शन कितना है, टैक्स पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी, तो ये सारे शेड्यूल है वो वन बाय वन आपको प्रोवाइड करने हैं। ओके, तो पहले वाला जो शेड्यूल है वो है पर्सनल इंफॉर्मेशन। जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन में कई सारी डिटेल होगी जो ऑटो पॉपुलेट हो गई होगी, लेकिन कुछ डिटेल आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप पर्सनल इंफॉर्मेशन पे जैसे क्लिक करोगे आपको जो भी आपका नाम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, पैन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है और आधार नंबर है, वो सारी डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी, वो सिंपली ऑटो पॉपुलेट होगी। ओके,
साथ ही साथ आपके कॉन्टैक्ट की जो डिटेल है, आपका जो एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त प्रोवाइड किया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट मिल जाएगी। कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, जैसे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वो भी अपने आप उसने पिछले साल के अकॉर्डिंग चूज कर लिया होगा। जैसे यहाँ पे अदर्स, अदरवाइज आप जो भी एप्लीकेबल है वो ऑप्शन ये साल के लिए चूज कर सकते हो। जैसे आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जुड़े हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, पेंशनर्स है, तो जो भी आपको एप्लीकेबल है, जहाँ जो ऑप्शन आपको बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। हमारे लिए प्राइवेट कंपनी में ये काम कर रहे हैं तो अदर्स आपको चूज करना है। देन फाइलिंग सेक्शन में आपको बताना है 139 सब क्लॉज 1, क्योंकि ड्यू डेट से पहले आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। देन थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको पूछा जाएगा कि क्या आप नए टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करना चाहते हो, तो हमने सिंपली यहाँ पे नो चूज कर लिया है। देन सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपकी जो बैंक की डिटेल है वो ऐड करनी है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी ऐड करके रखी हुई है चीज, देन उसे वैलिडेट भी करना पड़ेगा। ओके, जब वैलिडेट हो जाएगा तो सिलेक्ट फॉर रिफंड वाला जो टैब है उसे आपको ऑन कर देना है। ओके, अदरवाइज आपने बैंक की डिटेल नहीं डाली है तो ऐड अनदर पे आप क्लिक करके बैंक का मीन्स बैंक के जो भी अकाउंट नंबर है और आईएफएससी कोड डालोगे तो वो डिटेल आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, इतना करने के बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो कंफर्मेशन के लिए कंफर्म का आपको बटन मिलेगा जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला जो आपका शेड्यूल है वो कंफर्म हो चुका है। देन ग्रॉस टोटल इनकम वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। वैसे आप देख पाओगे कि ग्रॉस टोटल इनकम वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर ऑलरेडी जो भी सैलरी है वो ऑटो पॉपुलेट हो गई है, 4 लाख समथिंग जो भी दिख रही है। ओके, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और कुछ डिटेल है जो आपके पास से मांगी जाएगी। जैसे पूछा जा रहा है कि सैलरी एग्जेम्पशन के तौर पे आप कौन सा एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहोगे, तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो आपको चूज करना है। ओके, तो वन बाय वन सारे आपको एग्जेम्पशन यहाँ पे नजर आएंगे। देखिए यहाँ पे एचआरए का जो एग्जेम्पशन है वो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है 11,400, उसको सिर्फ आपको अग्री या डिसअग्री करना है। ओके, तो यहाँ पे जो भी डेटा है वो आपके फॉर्म 16 से मैच कर रहा है तो आपको यस करना है। और कई सारी डिटेल है, जैसे लीव ट्रैवल अलाउंस का एग्जेम्पशन आप लेना चाहते हो या फिर कई और तरह के एग्जेम्पशन है वो आप क्लेम करना चाहते हो तो आपको यस करके यहाँ पे बताना पड़ेगा। देन सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको बोला जाएगा वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल। आपके इनकम सोर्स की जो डिटेल है वो आप अब वेरीफाई कर ले कि वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 5 लाख समथिंग आपकी ग्रॉस सैलरी है, एग्जेम्पशन 11,400 का है, देन नेट सैलरी जो बन रही है, देन कुछ डिडक्शन है अंडर सेक्शन 16 जो होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 का मिलता है, और बाकी का 2400 आई थिंक प्रोफेशनल टैक्स होना चाहिए। तो वो डिटेल अपने आप ही इसमें रिफ्लेक्ट हो गई है। अभी ये कोई डिटेल में आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर पाओगे, उसमें मीन्स मॉडिफिकेशन करना है। अगर आपको लगता है फॉर्म 16 में कुछ डिटेल बताई नहीं गई तो वो आप मॉडिफाई कर सकते हो। ऊपर जो एडिट वाला ऑप्शन है वहां से ये सारी चीजें आप कर पाओ। चलिए, जो सैलरी की डिटेल है उसके नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है उसकी डिटेल अगर बतानी है, फॉर्म 16 में वो नहीं बताई गई लेकिन आपको लगता है वो बतानी रह गई है और आप बताना चाहते हो तो वहां से वो डिटेल ऐड कर सकते हो। वैसे ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की डिटेल भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके नीचे थोड़ा जाओगे आप तो आपको एग्जेम्प्ट इनकम वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा, जहाँ पे कुछ इनकम्स होती है जो एग्जेम्प्टेड होती है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। अब सिंपली हम देखेंगे वन बाय वन के ये सारे जो ऑप्शंस है उसमें हम डेटा कैसे फीड कर पाएंगे। तो पहले वाला हमारा ऑप्शन है इनकम फ्रॉम सैलरी वाला। अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो आपको एडिट पे क्लिक करना है। जैसे एडिट पे क्लिक करोगे तो सारी डिटेल आपको नजर आएगी जिसमें कुछ डिटेल आप चेंज भी कर पाओगे। तो आपकी सहूलियत के हिसाब से जो भी आपको लगता है कि जो चेंजेबल है कुछ चीज़ें तो वो आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज इसे वेरीफाई करके आपको सेव करना है। ओके, जहाँ तक बात है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की तो उसे ऐड करने के लिए आपको ऐड एडिट वाला जो मीन्स उसका ब्रेकअप दिखाना है तो उसके ऊपर क्लिक करना है।
देन सिंपली आपको पूछा जाएगा कि आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या डीम्ड लेट आउट है। तो हम यहाँ पे पहले चूज करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। तीनों तरीके से मैं बताऊंगा क्या डिटेल डालनी है। चलिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड जैसे आप करोगे तो वो प्रॉपर्टी आपकी खुद की है, ओके, मीन्स आप वहां पे रह रहे हो। अभी वो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है आपकी, उसके ऊपर आपने लोन वगैरह ले रखी है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे कर रहे होंगे। तो 2 लाख तक का इंटरेस्ट आप यहाँ पे बता सकते हो, क्लेम कर सकते हो, वो आपको डिडक्शन के तौर पे मिल जाएगा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से। तो वो आप बता सकते हो अगर है तो। और साथ ही साथ पिछले साल उसे रेंट पे दिया है तो रेंट से जो भी इनकम ये साल में रिसीव हुए है, अनरियलाइज थी लेकिन अब रियलाइज हो चुकी है, तो जो भी इनकम रेंट की ये साल में रिसीव हुई है उसमें से 30% आपको निकाल के जो वैल्यू है वो डाल देनी है। ओके, तो ये कुछ करने पे आपको आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी की, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर इंटरेस्ट बनता है तो इंटरेस्ट आपके लिए डिडक्शन है, तो वहां पे आपके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपको माइनस में नजर आएगी। मीन्स दूसरे हेड में से हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो है ग्रॉस टोटल इनकम में से, मीन्स पूरी जो दूसरी जो इनकम है उसमें से आप इसे समझ लीजिए घटा सकते हो, तो आपकी इनकम इससे घटेगी अगर इंटरेस्ट आप यहाँ पे बताओगे। अगर है नहीं तो बताना जरूरी नहीं है। चलिए, तो सिंपली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो भी इंटरेस्ट बनता है वो आपको बताना है, और अगर अनरियलाइज रेंट आपको रिसीव हुआ है तो वो बताना पड़ेगा, उसमें से 30% निकालने के बाद देन ऐड पे क्लिक करोगे तो वो डेटा हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरा वाला केस है लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी में आपने वो घर किसी को भाड़े पे दिया हुआ है, तो वो वाले केस में आप पूरे साल में जो भी भाड़ा रिसीव करते हो, जिसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलते हैं, वो पहले वाला जो बॉक्स है वहां पे बताना पड़ेगा। दूसरे बॉक्स में आपको वो जो हाउस प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कुछ म्यूनिसिपल टैक्सेस लगते हैं, जैसे वाटर टैक्स होता है, हाउस टैक्स होता है, वो बताना पड़ेगा। इतना बताने पे जो भी आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, ग्रॉस रेंट रिसीव्ड, उसमें से आपका म्यूनिसिपल टैक्स है वो निकल जाएगा, और बाकी के वैल्यू एनुअल वैल्यू में आपको रिफ्लेक्ट की जाएगी और वो बोली जाएगी नेट एनुअल वैल्यू। अब ये जो नेट एनुअल वैल्यू मिली है उसमें से आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इनकम टैक्स देगा। यही लेट आउट प्रॉपर्टी पे आपने लोन वगैरह भी ले रखी है, तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगता होगा, कितना भी इंटरेस्ट होगा, वो टोटल इनकम, टोटल इंटरेस्ट आप यहाँ पे डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर पाओगे। देन जैसे आगे देखा वैसे ही जो भी पिछले साल का अगर आपको अनरियलाइज रेंट रिसीव हुआ है तो उसका 30% आपको निकालना है और बाकी की वैल्यू यहाँ पे डालनी है। ओके, इतना करने के बाद आपको सिंपली ऐड करना है, तो ये डिटेल भी आपका जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देन तीसरे वाला जो केस है डीम लेट आउट, इसमें ना ही आप खुद वो घर में रह रहे हो, ना ही आपने उसको भाड़े पे दिया है, वो प्रॉपर्टी ऐसे ही वैकेंट पड़ी हुई। तो वो वाले केस में एक प्रिजम्पशन किया जाएगा कि बाकी की आजू बाजू की जो प्रॉपर्टी है उसका अगर रेंट होगा तो वो रेंट कितना बनता है उसके हिसाब से यहाँ पे रेंट डालना पड़ेगा आपको, भले ही रेंट रिसीव नहीं हो रहा है फिर भी डालना पड़ेगा। देन उसके ऊपर जो लोकल अथॉरिटीज में म्यूनसिपलिटी का जो टैक्स है वो आपको डालना है, और पिछला जो डिटेल आपने डाली थी उसी हिसाब से यहाँ पे भी डिटेल डालनी है, सिंपली ऐड करना है, तो आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है उसमें ये डिटेल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देन तीसरा जो ऑप्शन था वो था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसमें अगर आपकी कोई सेविंग बैंक अकाउंट से आपका कोई इंटरेस्ट बनता है तो यहाँ पे यस करके आपको वो बताना पड़ेगा कि पूरे साल में कितनी इंटरेस्ट की इनकम हुई है। वैसे ही आपने एफडी वगैरह करवा के रखी है तो उसका इंटरेस्ट ये साल में कितना बना है वो बताना पड़ेगा। देन फैमिली पेंशन की कोई इनकम हुई है या फिर टैक्स रिफंड का कोई इंटरेस्ट मिला है तो वो यस करके बताना पड़ेगा। जो भी एप्लीकेबल है बताना है, अदरवाइज नहीं है तो उसको नो करके छोड़ना है। एनी अदर इनकम, आपने कोई पार्ट टाइम मीन्स कोई बिजनेस वगैरह किया है और उसमें से कोई इनकम अर्न की है तो वो बतानी है। देन डिविडेंड से कोई इनकम हुई तो वो भी बतानी पड़ेगी, अदरवाइज आपको नो करके सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन एग्जेम्प्ट इनकम लास्ट वाला जो है, तो एग्जेम्प्ट इनकम में जो भी एग्जेम्प्ट इनकम है वो आपको अगर बतानी है, जैसे उसमें बताया गया है कि ये एक रिपोर्टिंग पर्पज से होती है, आप बताओ ना बताओ चलता है, लेकिन अगर बताओ तो अच्छी बात है। तो एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,00,000 तक है तो वो बतानी है। देन कुछ आपने कॉम्पेंसेशन मिली है, आपको डिजास्टर हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कॉम्पेंसेशन दिया है
तो वो बताओगे तो वो भी एग्जेम्प्टेड है, मीन्स उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने वाला, ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पज से आपको बतानी है। देन प्रोविडेंट फंड से स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अप्रूव सुपर एन्यूएशन फंड, ओके, ये सारे कुछ भी मीन्स आपको अमाउंट मिली है जो एग्जेम्प्टेड कंसिडर की गई है तो वो यहाँ पे आपको बतानी है। अदरवाइज आपको लगता है कि कोई ऐसी भी एग्जेम्पशन है जो आप क्लेम करना चाहते हो लेकिन यहाँ पे नहीं बताई गई, तो यहाँ पे एनी अदर का ऑप्शन भी होगा, वो आपको बताना है। डिस्क्रिप्शन में वो जो भी इनकम है वो बतानी है और सिंपली अमाउंट डालनी है और आपको ऐड पे क्लिक करना है। इतना करने पे एग्जेम्प्टेड इनकम मीन्स एग्जेम्प्ट इनकम जो है उसके अंदर भी वो डिटेल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हमारे केस में ऐसी कोई डिटेल है नहीं, लेकिन हमने सारे जो भी प्रोविजन है वो आपसे डिस्कस किए। ओके, सिंपली आपको ये सारी डिटेल बताने के बाद कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे तो ग्रॉस टोटल इनकम में आपकी जो भी सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, अदर सोर्सेज से इनकम है और एग्जेम्प्टेड इनकम है, वो सारी डिटेल उसके अंदर फीड हो गई है और यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम का जो ऑप्शन है वो वेरीफाई भी हो जाएगा, वो कंफर्म हो जाएगा। ओके, देन टोटल डिडक्शन वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो भी डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हो वो यहाँ पे यस करके बताना है अगर आपको एप्लीकेबल है तो। जैसे पहले वाला है डोनेशन, ओके, आपने कोई डोनेशन वगैरह किया है उसके ऊपर आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो, यस करके जो भी डोनेशन की अमाउंट है वो डालनी पड़ेगी, अदरवाइज हमारे केस में नहीं है तो नहीं बताया। देन साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए अगर आपने कोई डोनेशन किया है तो वो आपको बताना पड़ेगा। पहले वाले दोनों केस में 100% आपको डिडक्शन मिलता है। देन आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन, देन 80 GG अगर आपको HRA नहीं मिलता है तो वो वाले केस में आप भाड़े पे रहते होगे तो वहाँ पे 80 GG में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ओके, तो वो आपको बताना है। देन यहाँ पे बताया गया है कि 46,948 का आपने डिडक्शन ऑलरेडी आपके फॉर्म 16 में ये डिटेल बताई गई है, तो ये वहाँ से ऑटो पॉपुलेट हो गई है। सिंपली आपको बताना है कि आप ये जो भी अमाउंट बताई गई इसे अग्री करते हो या नहीं, तो यस करना है। नीचे आपको 80 CCD2 मींस एनपीएस का अगर कोई डिडक्शन है तो वो बताना है। देन 80D में आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो जो है हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है वो आप क्लेम कर पाओगे और हेल्थ से जुड़े जो कई एक्सपेंडिचर होते हैं सीनियर सिटीजन के लिए वो भी क्लेम कर पाओगे, तो वो भी यस या नो के फॉर्म में आपको बताना है। 80E में आपने एजुकेशन लोन ले रखे है तो उसका इंटरेस्ट आप क्लेम कर पाओगे और कई और तरह के जो डिडक्शन है वो क्लेम करना चाहते हो तो यस करके नीचे आपको पूरा एक लिस्ट नजर आएगा, उसमें से जो भी डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हो उसे चेक करके वो बताना पड़ेगा। नाउ इतनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको कहा जाएगा कि आपने जो भी डिडक्शन अभी यस या नो के फॉर्म में बताएंगे उसको वेरीफाई कर लीजिए। अगर पहले से फॉर्म 16 से वो रिफ्लेक्ट हुए तो यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिए। जैसे 80C में आपने 46,948 जो बताया था वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुका है, तो इसको सिर्फ वेरीफाई करना है। अगर फॉर्म 16 के मुताबिक ही सारी डिटेल है तो आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। देन 80D की कोई डिटेल है तो डालनी है, अदरवाइज फॉर्म 16 में होगा तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि फॉर्म 16 में वो डिटेल नहीं है तो आप 80D का जो ऑप्शन है मेडिकल इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम आपने पे कर रखा है उसके लिए एडिट पे आपको क्लिक करना है। एडिट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको पहले वाला ऑप्शन जो है नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड एम्प्लॉय एंड फैमिली वो नजर आएगा। वहां पे आपको क्लिक करके ड्रॉप डाउन में से आपको नो चूज करना है। आपकी जो फैमिली है वो सीनियर सिटीजन नहीं है आपके पेरेंट्स के अलावा। ओके, तो वहाँ पे सिंपली आपको नो करना है और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी पे किया है वो बताना है। अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया है तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो, लेकिन ये मैक्सिमम रहेगा 25,000 तक। अगर आपकी 60 साल में सीनियर सिटीजन नहीं हो आप तो वो वाले केस में आपको 25 तक का ही मेडिकल इंश्योरेंस के लिए डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। देन नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो पेरेंट्स के लिए भी डिटेल मांगी जाएगी। क्या आपके जो पेरेंट्स है वो सीनियर सिटीजन है, दोनों में से कोई भी होगा तो यहाँ पे यस करना है और उनके लिए आप 50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। किन चीज़ों के लिए? अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम उनके लिए पे किया गया है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाला भी ऑप्शन है और मेडिकल एक्सपेंडिचर भी आपने किया है उनके पीछे जो आपके पेरेंट्स हैं और सीनियर सिटीजन है, तो वो चीज़ें आपको बतानी है। मैक्सिमम आप 50,000 तक इनके लिए क्लेम कर पाओगे। तो ओवरऑल आप 75,000 तक का पेरेंट्स के साथ डिडक्शन 80D में कर पाओगे।
नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, सेव करना है डेटा। ओके, तो आपका एटीडी में जो डेटा है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। थोड़ा एटीडी के नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो कई और तरह के डिडक्शन है, वो आप अभी भी बताना चाहते हो तो यहाँ पे बता सकते हो। देन सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, टोटल डिडक्शन नजर आएगा। देन सिंपली इसको कंफर्म करना है। जैसे कंफर्म करोगे तो पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन सारे ऑप्शन आपने कंफर्म कर लिए। देन आगे वाला शेड्यूल है टैक्स पेड, जिसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका टीडीएस जो भी कटा होगा, अगर वो सैलरी से होगा, नॉन सैलरी टीडीएस होगा, या फिर टीसीएस होगा, या फिर आपने आगे से कोई टैक्स पे करके रखा होगा तो वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स होगा वो, या फिर एडवांस टैक्स होगा, सारी चीज़ें नज़र आएगी। साथ ही साथ अगर आपने किसी किसी को भाड़े पे प्रॉपर्टी दे रखी है और उसका 50,000 से ज़्यादा वो पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी टीडीएस काटा जाएगा, तो वो सारी डिटेल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये डिटेल वैसे तो रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन आप 26 AS से भी उसे वेरीफाई कर सकते हो। देन सिंपली आपको जो शो डिटेल वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपको नीचे डिटेल नजर आएगी। अगर टीडीएस कटा होगा तो डिटेल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं टीडीएस कटा है और डिटेल नहीं बताई गई और फॉर्म 26 AS में वो आपको नजर आ रही है, तो वो डिटेल आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। तो पहले वाला जो ऑप्शन है वो सैलरी के केस में है, दूसरे वाला जो ऑप्शन है वो नॉन सैलरी के केस में। सपोज आप सैलरी वाली जो इनकम है उसके अंदर टीडीएस की डिटेल डालना चाहते हो, तो वहां पे सिंपली आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे ऐड अनदर वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये वाला जो पेज है वो आपको नजर आएगा, जहाँ पे आपको जिसने भी सैलरी काटती है उनका 10 नंबर आपको 26 एज से वो देख लेना है। अदरवाइज फॉर्म 16 में होगा तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अगर कोई मीन्स आपका केस थोड़ा मीन्स ऐसा है कि यहाँ पे चीज़ें नहीं बताई गई, तो वो वाले केस में आप यहाँ पे डिडक्टर का 10 नंबर डालोगे, उनका जो जो भी नाम है वो नाम डालना है। देन जो भी इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी, सैलरी जो भी पेमेंट की गई है और जिसकी डिटेल रिफ्लेक्ट नहीं होती वो डालनी है, और जो भी टीडीएस कटा गया है उसके ऊपर वो बताना है और ऐड करना है। वैसे ही अगर आपकी नॉन सैलरी वाला कोई पेमेंट है, कमीशन है, ब्रोकरेज है या प्रोफेशनल फीस है, वो वाले केस में ये दूसरे वाला ऑप्शन होगा। उसमें भी डिटेल रिफ्लेक्ट नहीं हुए, कुछ हो सकता है जिसकी वजह से, कुछ दिक्कत की वजह से रिफ्लेक्ट नहीं हुई, तो आप यहाँ से ऐड अनदर वाले ऑप्शन से जो भी डिटेल है उसका मीन्स 10 नंबर आपको डालना है, जिसने भी आपका टीडीएस काटा होगा, देन उनका जो नाम है वो डालना है। देन जो रिसिप्ट है जिसके लिए टीडीएस काटा गया है वो पूरी अमाउंट डालनी है। ओके, जो भी क्रेडिट की गई होगी वो अमाउंट। देन जो भी साल है जिसके लिए काटा गया है वो बताना है। देन कितना टीडीएस काटा गया और कितना आप क्लेम करना चाहते हो वो दोनों बता के आपको ऐड करना है। तो सिंपली ऐसे सारी जो डिटेल है वो वैसे तो रिफ्लेक्ट ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन अगर नहीं हुए तो आप ऐसे इसमें डाल सकते हो। देन सिंपली आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म करने पे अब टैक्स पेड वाला जो ऑप्शन है वो भी कंफर्म हो जाएगा। देन लास्ट वाला जो है टोटल टैक्स लायबिलिटी, तो ये आपको सिर्फ एक वेरिफिकेशन होगा कि वेरीफाई कर लीजिए आपकी ये डिटेल है। अगर कोई चेंजेस करना चाहते हो तो आप शेड्यूल में बैक जाके वो चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन जो भी लायबिलिटी बनती है आपकी टैक्स की वो बताई जाएगी, अगर होगी तो देखिए ग्रॉस टोटल इनकम बताई गई है, टोटल डिडक्शन बताए गए हैं, देन टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी बनती है वो बताई गई है। देन पूरा कंप्यूटेशन आपको दिया गया है, जहाँ पे टैक्स आपका बनता है 4,46,210 पे आपका टैक्स बनता है 9,811। लेकिन जैसे कि इनकम टैक्स में आपको 12,500 की रिबेट मिलती है, तो 12,500 तक कोई भी टैक्स लगेगा तो वो आपको रिबेट मिल जाएगी, मीन्स वहाँ पे कोई भी टैक्स पे नहीं करना। देखिए आप देख सकते हो रिबेट में आपको मिला है 9,811, जो भी टैक्स लगा है वही आपको रिबेट मिल गया। ओके, देन हेल्थ एंड एजुकेशन से अगर टैक्स लगा होगा तो वो जो भी टैक्स होगा उसके ऊपर 4% जोड़ा जाएगा। देन कई और सारी डिटेल है, जैसे रिलीफ अगर आप क्लेम करना चाहते हो, हमने ऑलरेडी 10E कैसे फाइल करते हैं उसकी डिटेल भी दे दी है। पिछले साल का एरियर्स आपको रिसीव हुआ है तो वो एरियर्स की डिटेल आपको ऑनलाइन पोर्टल पे कैसे बतानी है, कैसे भरनी है, वो भी हमने वीडियो बना दी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर वाला आई का बटन है उस पर क्लिक करोगे तो पूरा 10E का फॉर्म कैसे भरना है वो आपको पता चलेगा। ओके, तो अगर वहाँ पे कोई रिलीफ लेना चाहते हो तो उसकी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करनी है।
देन कई सारे इंटरेस्ट वगैरह लगेंगे अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करोगे, अदरवाइज आपके लिए वो एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, सिंपली वेरीफाई कर लेना है कि कोई जो भी डिटेल है वो सही है, देन सिंपली कंफर्म पे क्लिक करना है। इतना करने पे सारे जो भी शेड्यूल है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये सारे कंफर्म हो चुके हैं। अब सिंपली आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे जैसे क्लिक करोगे तो फिर से एक छोटा सा ओवरव्यू आपको बताया जाएगा, जो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, उसको प्रिंट भी निकाल सकते हो कि इतनी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बनती है, ये टैक्सेबल वैल्यू है, और आपकी कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है, या फिर आपका कोई रिफंड वगैरह बनता होगा तो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। आपको सिंपली प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है। जैसे प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करोगे तो एक छोटा सा डिक्लेरेशन आपको नजर आएगा, जिसे वेरिफिकेशन भी बोल सकते हैं, जिसमें जो भी पर्सन ये रिटर्न फाइल कर रहा है उनका नेम होगा, उनके फादर का नेम नजर आएगा, और नीचे पूछा जाएगा कौन सी कैपेसिटी में वो ये डिक्लेरेशन दे रहे हो, खुद से फाइल कर रहे हो या फिर रिप्रेजेंटेटिव से फाइल कर रहे हैं, तो वो डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। सिंपली ये ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाती है डिटेल। ओके, देन सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो पूरा आपने जो भी रिटर्न भरा हुआ है उसका प्रीव्यू बताया जाएगा, उसे आप डाउनलोड भी कर पाओगे और प्रिंट भी कर सकते हो। तो प्रीव्यू कुछ आपको ऐसे नजर आएगा, आप स्क्रॉल डाउन करके पूरा प्रीव्यू है उसे देख सकते हो। देन सिंपली नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू वैलिडेशन, मीन्स अब ये जो रिटर्न है वैलिडेट होगा, इसमें कोई एरर वगैरह है तो यहाँ पे बताई जाएगी। कोई डिटेल भरनी रह गई है तो ये जो भी सॉफ्टवेयर है वो अपने आप ही आपको बता देगा कि ये कुछ डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है, तो वहाँ से आपको वो जो भी मीन्स क्लैरिटी मांग रहा है वो क्लैरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अदरवाइज सभी डिटेल ठीक से भरी हुई है तो वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज मिल जाएगा, नो एरर वर फाउंड। आपको सिंपली प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, और अगर कोई डिटेल भरनी रह गई है तो प्रीव्यू रिटर्न पे आप मीन्स बैक भी जा सकते हो। ओके, देन अगर जेसन फाइल आपको डाउनलोड करनी है तो जेसन फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारे केस में ये इतना ज़रूरी नहीं है, तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। वेरिफिकेशन के लिए आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे। पहले वाला है ई वेरीफाई नाउ, मीन्स अभी ही आप वेरीफाई करना चाहो अभी ही सबमिट करोगे और अभी ही इसे वेरीफाई कर दोगे। देन ई वेरीफाई लेटर का मीनिंग हुआ कि आप ये रिटर्न आज सबमिट करोगे और उससे लेके 120 दिनों में, मीन्स 4 महीनों से पहले आप वो रिटर्न को ई वेरीफाई कभी भी कर लोगे। तीसरे वाला जो ऑप्शन है जहाँ पे आप बता रहे हो कि ये मैं सबमिट करूंगा अभी सिर्फ, और देन उसका जो एक्नोलेजमेंट है जिसे ITR-V बोलते हैं वो कॉपी निकाल के उसको CPC बैंगलोर में पोस्ट से भेजूंगा। ओके, तो मोस्ट सुटेबल कौन सा रहता है? ई वेरीफाई नाउ। ओके, तो मीन्स जो भी आपको एप्लीकेबल है, आपको जो सूटेबल है वो चूज करना है। अदरवाइज मोस्टली सब ई वेरीफाई नाउ वाला जो ऑप्शन है वो चूज करते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं 120 दिन में कभी भी कर लूंगा तो ई वेरीफाई लेटर वाला ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हो। ओके, तो हमारे केस में ई वेरीफाई नाउ वाला ऑप्शन चूज करना है, देन कंटिन्यू करना है आपको। जैसे कंटिन्यू करोगे तो नेक्स्ट पेज पे आपको बताया जाएगा कैसे आप ई वेरीफाई कर पाओगे। एक आधार के साथ जो लिंक नंबर होगा उसके ऊपर OTP जाएगा, दूसरा डिजिटल सिग्नेचर से भी आप कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, बैंक अकाउंट से भी कर सकते हो, डीमेट अकाउंट के साथ आपका नंबर लिंक है तो वहां से भी कर सकते हो। देन EVC आपने ऑलरेडी जनरेट करके रखा हुआ है तो उससे भी कर सकते हो, और साथ ही साथ आपके पास ऑलरेडी आपने पहले ट्राई किया था तो OTP मिला था लेकिन फिर आप उसे ई वेरीफाई करना भूल गए, तो वही नंबर को यूज करके, मीन्स आधार पे जो नंबर मिला होगा आधार वाले नंबर पे, वही यहाँ पे डाल के आप वेरीफाई कर पाओगे। हमारे केस में पहले वाला ऑप्शन है, आधार से OTP करना है तो सॉरी आधार से ई वेरीफाई करना है तो उसे चूज करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें बताया जाएगा कि आप क्या अग्री करते हो कि ये OTP आपको आपके आधार रजिस्टर नंबर पे भेजा जाता है, तो आपको सिंपली चेक बॉक्स को टिक करना है और जनरेट आधार OTP पे क्लिक करना है। इतना करने पे आपके मोबाइल के ऊपर, मीन्स इसमें जो भी आधार के साथ लिंक नंबर होगा उसके ऊपर OTP चला जाएगा, और वो OTP आपको ये जो छः बॉक्स नज़र आ रहे हैं उसमें प्रोवाइड करना है। देन सिंपली वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे वैलिडेट करोगे तो सबमिट का एक ऑप्शन और नजर आएगा जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि आपका जो रिटर्न है वो सक्सेसफुली फाइल हो चुका है,
और वेरीफाई भी हो चुका है। ओके, सिंपली पूरा मैसेज आप पढ़ोगे, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर, मीन सबमिट भी हो चुका है और ई वेरीफाई भी हो चुका है। ओके, वी विल नोटिफाई यू, तो वहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल भी दिया जाएगा जिसमें बताया कि जब भी ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो हम ये मैसेज आपके मोबाइल पे और ये वाला जो ईमेल है उस पर भी भेज देंगे। तो यहाँ पे मोबाइल और ईमेल हमने हाइड करके रखा हुआ, तो वो जो भी होगा उसके ऊपर ये आपको डिटेल मिलेगी। देन सिंपली आपको क्या करना है, अभी एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको गो टू डैशबोर्ड वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। अदरवाइज डाउनलोड फॉर्म वाला जो ऑप्शन है उसमें सारी डिटेल, लंबी सी डिटेल आपको पूरे फॉर्म में नजर आएगी, जैसे हमने प्रीव्यू में देखा था, वो भी डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे डैशबोर्ड पे जाओगे वहाँ पे ई फाइल वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स रिटर्न वाला ऑप्शन चूज करना है और उसके अंदर व्यू फाइल रिटर्न वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। सिंपली वहाँ पे असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए जो भी डेटा आपने फाइल किया है वो नजर आएगा। वैसे आप देख सकते हो कि हमने ऑलरेडी ई वेरीफाई कर लिया है, लेकिन पोर्टल पे कुछ ग्लिचेस, कुछ एरर अभी भी चल रही है, तो उसके हिसाब से ई वेरीफाई हो जाने के बाद भी यहाँ पे देखिए आप बता रहा है पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन। वैसे ये रिटर्न ई वेरीफाई हो चुका है और ये कभी भी मीन्स 1-2 दिन में वो ई वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन भी यहाँ पे अपने आप ही वो सक्सेसफुली डन वाला नजर आ जाएगा। ओके, तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया है। तो यहाँ पे जैसे बता रहा है कि वेरीफाई नहीं किया है, तो यहाँ पे जब भी आप उसका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करोगे तो वो एक्नॉलेजमेंट आपको जो भी निकलेगा उसमें पूरी डिटेल नहीं होगी। उसके अंदर सिंपली आपको बताया जाएगा कि ये आपको सीपीसी बैंगलोर पे साइन करके भेजना है। ओके, उसमें कुछ फिगर्स वगैरह मींस ग्रॉस टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम, कितना डिडक्शन, कितना रिफंड, सारी चीजें आपको नजर नहीं आएगी, तो वो आप फिर कभी कर सकते हो। अदरवाइज अभी जो बता रहा है उसके हिसाब से जो जब भी डाउनलोड मैं करूंगा रिसिप्ट को, तो वो ई वेरीफाई होने से पहले जो फॉर्म आपको मिलता है एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, वो आपको नजर आएगा। तो सिंपली आपको डाउनलोड रिसिप्ट वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, अगर उसका खोल के देखोगे तो वो कुछ ऐसे नजर आएगी। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि ये ई वेरीफाई नहीं हुआ है ऐसा अभी कंसिडर कर रहा है, वैसे एक्चुअली हमने देख लिया था कि वो ई वेरीफाई हो चुका है, तो वो कभी भी ये अपने आप अपडेट हो जाएगा। ओके, ये फॉर्म में आपको नेम, पैन नंबर, सारी चीजें नजर आएगी। देन जो आपने लास्ट में एक डिक्लेरेशन दिया था वो नजर आएगा और सिंपली नीचे सिग्नेचर का ऑप्शन दे रहा है, तो वहाँ पे सिग्नेचर करके आप सीपीसी बैंगलोर को पोस्ट से भेज सकते हो। लेकिन हमारे केस में ये जरूरी नहीं है, 2-3 दिन में ये अपने आप ही ये एरर हो वो इम्प्रूव हो जाएगी और ई वेरीफाई होने के बाद जो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म हो वो भी मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे आप पूरा इनकम टैक्स रिटर्न सैलरी पर्सन के लिए भर सकते हो। आई होप जो भी डिटेल मैंने बताई है वो काफ़ी डिटेल मैंने बताई, फिर भी कुछ डिटेल अगर जाननी रह गई, जैसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भले ही बताई लेकिन कुछ चीज़ें आप नहीं जानते हो, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी हुई है। वैसे इनकम टैक्स से जुड़ी कई सारी हमने ITR 3 से लेके ITR 4 को लेके कई सारी वीडियो बना के रखी हुई, तो वो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। और इससे अलावा फाइनेंस से जुड़ी जीएसटी है या हम समझ लो स्टॉक मार्केट से लेके कोई वीडियो वगैरह है, तो वो सारी वीडियो भी हमने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी हुई, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। और आई होप कि ये वीडियो ज़रूर से आपका जो नॉलेज है उसमें एक वैल्यू एडिशन बना रहेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी अपना ITR 1 भर रहे हैं, तो इसके लिए ये वीडियो उनको बेनिफिशियल रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही बढ़िया वीडियो हम आपके लिए लाते ही रहते हैं। मैं हूं रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।